नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे और आज हम भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। भ्रूण का विकास जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पुष्प जो होता है और उस पुष्प में नर तथा मादा जनन अंग, नर तथा मादा जनन अंग जनन की प्रक्रिया में जब भाग लेते हैं तो अभी नर से नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक युग्मक, और मादा से मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक। अब इन दोनों युग्मकों का जब फ्यूजन होता है, नर तथा मादा युग्मक का जब फ्यूजन होता है तो बनता है युग्मनज, युग्मनज। ठीक है। मेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट। मेल गैमीट भी एन होता है और फीमेल गैमीट भी एन होता है। मेल गैमीट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट की बात करेंगे तो यहाँ पर एग सेल। ठीक है, एग सेल फीमेल गैमीट है। अब जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और जाइगोट, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इस जाइगोट में डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। जब जाइगोट में डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, डिवीजन की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद आगे चल के यह भ्रूण में परिवर्तित होगा, भ्रूण में डेवलपमेंट होता जाएगा और यह भ्रूण आगे चलकर सीड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक गैमीट ये है जिसे हम मेल गैमीट कहेंगे, ठीक है, और दूसरा एक गैमीट ये है जिसे हम फीमेल गैमीट कहेंगे। इन दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट का निर्माण हो रहा है, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण हो रहा है। ठीक। अब इस जाइगोट में सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन की प्रक्रिया जब होती है तो एक जाइगोट दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन को आप समझ लीजिए। जब डिवीजन पड़ा हो, ऐसा कुछ, मतलब आपका शरीर और आपकी मुंडी, सर को धड़ से अलग करने की जो प्रक्रिया अगर हम अपना रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। कैसा है? ट्रांसवर्स। या फिर इसे हम अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट भी कहेंगे, अनुप्रस्थ। ठीक है। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल से तात्पर्य जिसे हम अनुदैर्ध्य कहेंगे, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडिनल से तात्पर्य यह है कि जब आपके या फिर किसी भी व्यक्ति के शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को ऐसा काटा जाए कि वह बराबर दो हिस्सों में बट जाए। जैसे मानते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, जब इसको हम कुछ ऐसा काटेंगे, एक सेकंड, इस व्यक्ति को जब हम कुछ ऐसा काटें, यह बराबर दो भागों में बट जाए, ऐसा, यह बराबर दो भागों में बट जाए, इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य विभाजन कहेंगे। लेकिन जब विभाजन कुछ ऐसा हो, विभाजन कुछ ऐसा हो, कहीं से भी इसको काट दिया जाए, ठीक है, जब ऐसा डिवीजन होता है तो इसे हम अनुप्रस्थ विभाजन कहेंगे। ठीक।
अब हम देख रहे थे कि जो जाइगोट है वहां पे सबसे पहला डिवीजन कैसा हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जिसमें एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, इस ट्रांसवर्स डिवीजन में जो ऊपर की सेल है, ऊपर मतलब हम यहाँ पे इसको हम चलाजा पार्ट मानेंगे, ठीक है, ये वाला चलाजा पार्ट है और ये वाला माइक्रोपाइल पार्ट है। हम इसको ऐसा मानते हुए चल रहे हैं, ऊपर चलाजा नीचे माइक्रोपाइल है। अब जो ऊपर की तरफ सेल है इसे हम टर्मिनल सेल, चलाजा की तरफ जो सेल्स बटी हुई है उसे हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल, एपिकल सेल या फिर इसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहेंगे, एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे, ठीक है, टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे किसे, जो चलाजा की तरफ सेल है उसे हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे, ठीक है। दूसरी सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल पाई जा रही है उसे हम बेसल सेल, बेसल सेल या इसे हम सस्पेंसर सेल भी कहेंगे, सस्पेंसर सेल भी कहेंगे, ठीक है। देखा कि यहाँ पर दो गैमीट का संलयन हुआ, दो गैमीट का फ्यूजन हुआ जिससे जाइगोट का निर्माण हो रहा है। अब यह जाइगोट जो है जब इसमें डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है तो जो चलाजा की तरफ कोशिका है उसे हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे। दूसरी सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे हम बेसल सेल या सस्पेंसर सेल भी कहेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर अगला डिवीजन होगा, आप इसको थोड़ा सा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे तो आगे का डिवीजन हम समझा पाएंगे आपको। जब भी आप क्लास लेने बैठा करिए कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, जिससे आप जो भी चीजें हैं उसको नोट करते चलें, ठीक है। जो भी चीजें हो नोट करते चलेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट ये होगा, आपको चीजें जल्दी भूलेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये कौन सी सेल है, इसे हम एपिकल सेल कहेंगे और ये वाली बेसल सेल, ठीक है। अब अगला डिवीजन जो होगा, अगला डिवीजन कुछ ऐसा होगा कि जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल में डिवीजन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल होगा, डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होगा, लेकिन बेसल सेल में डिवीजन जो हो रहा है वो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। अगला डिवीजन, जहां पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, लेकिन दूसरा डिवीजन जो होगा जिसमें ये जाइगोट 4 सेल स्टेज में हो जाएगा, 4 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। अब 4 सेल स्टेज की प्रक्रिया जो आ रहा है, इसमें क्या है कि एपिकल सेल में डिवीजन कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन जो बेसल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो दो एपिकल सेल और दो बेसल सेल का निर्माण हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम चलते हैं, इसमें अगला डिवीजन जो होगा, इसके बाद का जो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, अब इसके बाद का जो डिवीजन होगा इसमें एपिकल सेल जो है वो 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। एपिकल सेल 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो बेसल सेल है वो 6 से 10 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। बेसल सेल में लगातार यहाँ पे जो डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है वो लगातार कैसी हो रही है, वो लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। जबकि इसमें जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल में यहाँ पर जो पहला डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ है, वो लॉन्गिट्यूडिनल, फिर उसके बाद यहाँ पर
ट्रांसवर्स डिवीजन की प्रक्रिया हुई है। ठीक है, अब ये वाली जो सेल है, इसमें जब डिवीजन की प्रक्रिया हो जाएगी तो 6 से 7 सेल में ये सस्पेंसर सेल जो जिसे हम बेसल सेल कहेंगे, ये सस्पेंसर सेल में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये जो सस्पेंसर सेल है, इसकी जो फर्स्ट कोशिका होती है, इसे हम हाइपोफाइसिस कहेंगे। हाइपोफाइसिस कहेंगे, हाइपोफाइसिस। बाकी सस्पेंसर सेल होती हैं, और जो सबसे इस सस्पेंसर सेल की जो सबसे नीचे की सेल होती है, वो आगे चल के हस्टोरिया का निर्माण करती है, जिसे हम चूस्कांग कहते हैं। हस्टोरिया, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। हस्टोरिया का निर्माण करता है, जिसे हम चूस्कांग कहेंगे। हस्टोरिया सेल का निर्माण करती है। सस्पेंसर सेल की सबसे पहली कोशिका हाइपोफाइसिस और सबसे लास्ट कोशिका फूल जाती है, जो हस्टोरिया का निर्माण करती है। यही हस्टोरिया इंडोस्पर्म में धंस जाता है और इंडोस्पर्म से पोषण प्रदान करता रहता है। ठीक है, इंडोस्पर्म में यही हस्टोरिया धंस जाता है, यही चूस्कांग धंस जाता है, लगातार क्या करता रहता है, पोषण प्रदान करता रहता है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आपको इस वीडियो में जो भी चीजें समझ नहीं आएंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में जरूर क्लियर कर पाए। ठीक है, इसके बाद का अगला डिवीजन जो होगा, इसके बाद का, अभी यहाँ पे एपिकल सेल जो है वो 4th सेल स्टेज में आ चुकी है। अब एपिकल सेल में अगला डिवीजन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये अब 8 सेल स्टेज में जाएगी, 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएगी। एपिकल सेल 8 सेल स्टेज में 4 कोशिकाएं अंदर की तरफ तथा 4 कोशिकाएं बाहर की तरफ पहुंच जाएगी, और आगे यहाँ पे हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल और लास्ट में जो है इसकी हस्टोरिया पूरा बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और जगह कम है, इस वजह से ऐसा बना रहे हैं। आप थोड़ा सा समझते चलिएगा। एपिकल सेल 8 सेल स्टेज में आ चुकी है। एपिकल सेल 8 सेल स्टेज में आ चुकी है, जिसे ऑक्टेंट कहेंगे। हाँ, यहाँ पे जब एपिकल सेल 4 सेल स्टेज में होती है तो इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट। और यही एपिकल सेल जब 8 सेल स्टेज में आ जाती है तो इसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, एपिकल सेल 8 सेल स्टेज में आ जाती है तो इसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। और ये जो है हाइपोफाइसिस सेल है, ये आगे चल के, यही हाइपोफाइसिस सेल आगे चल के रूट कैप का निर्माण करती है। इसका रूट कैप का निर्माण करती है। यही हाइपोफाइसिस सेल आगे चल के रूट कैप का निर्माण करती है। ये हाइपोफाइसिस सेल है। ठीक है, आगे चल के किसका निर्माण करेगी? रूट कैप का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर जो एपिकल सेल हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे हमने इसको 2 भाग में बांट दिया है। ऊपर वाला जो ये वाला भाग है, इसे हम एपीवेसल कहेंगे। एपीवेसल सेल कहेंगे। सेल कहेंगे जो कहाँ है? चलाजा की तरफ है, और नीचे, उसके नीचे की तरफ जो सेल पाई जा रही हैं 4, इसे हम हाइपोबेसल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोबेसल सेल कहेंगे।
जब एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल 8 कोशिकी अवस्था में आ जाता है तो यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें ऊपर की तरफ से तात्पर्य ये है, चलाजा की तरफ जो कोशिकाएं 4 कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन्हें हम एपीबेसल सेल कहेंगे। उसके साथ ही साथ अब जो उसके नीचे की तरफ कोशिकाएं पाई जा रही हैं इन्हें हम हाइपोबेसल सेल कहेंगे। ठीक है, अभी इनका कार्य क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना याद करते चलिए। एपीबेसल ऊपर की एपिकल सेल की ऊपर की तरफ चलाजा की तरफ जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन्हें हम एपीबेसल कहेंगे। उसके नीचे की तरफ जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन्हें हम हाइपोबेसल सेल कहेंगे। ठीक है, अब एपीबेसल सेल जो है वो क्या करता है, एपीबेसल सेल जो होता है इससे 2 कोटिलीडन का निर्माण होता है। कितने? 2 कोटिलीडन, 2 कोटिलीडन, 2 कोटिलीडन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके अलावा यह इपिकोटाइल का निर्माण करता है और साथ ही साथ यह प्लूम्यूल का भी निर्माण करता है। प्लूम्यूल को प्ररोह कहते हैं। और हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल का निर्माण करता है। ये हाइपोबेसल जो है हाइपोकोटाइल और रेडिकल का निर्माण करता है। इसका रेडिकल का। अब ये रेडिकल जो होता है वो रूट के निर्माण में सहायता करता है और प्लूम्यूल जो होता है वो सूट के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे जिससे आगे के स्टेप को हम समझा पाएंगे आपको। अभी सेल कितने आपका एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज में आ चुका है? आपका एम्ब्रियो जो है 8 सेल स्टेज में आ चुका है, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टेंट कहेंगे। अगला डिवीजन जो होगा जिसमें सेल क्या होगी, अगला डिवीजन जो होगा उसमें सेल 16 सेल स्टेज में आ जाएगी। कुछ ऐसा, ये 4 सेल स्टेज हो गई। ठीक है, ये 8 सेल स्टेज हो जाएगी, 8 सेल स्टेज हो गई। अब इसके बाद एक डिवीजन और होगा ऐसा कुछ जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक है 8 सेल स्टेज में 8 ही हो गए यहाँ पे। इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ये 8 सेल स्टेज हो गई। ठीक है, 8 बाहर की तरफ तथा 8 अंदर की तरफ हो जाती है। अब जो इसमें अब जो यहाँ पर इनका हम 2 पार्ट में अगर हम इनको बांटते हैं, इनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ये 16 सेल स्टेज में आ चुकी है, तो 8 ऊपर की तरफ और 8 नीचे की तरफ। बाकी ये जो है ये हाइपोफाइसिस है ना, जो आगे चलकर रूट कैप का निर्माण करेगी। बाकी नीचे सस्पेंसर सेल पाई जा रही हैं, ये सस्पेंसर सेल पाई जा रही हैं और सबसे नीचे हास्टोरिया है। 8 सेल अंदर की तरफ और 8 सेल बाहर की तरफ इसमें पाई जा रही हैं। 4 अंदर, फिर 4 उसके बाहर, फिर 8 उसके बाहर। इस तरह से डिवीजन की प्रक्रिया हुई है। अब इसे हम ग्लोब्यूलर, इस स्टेज को हम कहेंगे ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इस स्टेज को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है,
ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज का होता है? यह 16 सेल स्टेज का होता है। इसके आगे का जब डेवलपमेंट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके आगे का डेवलपमेंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब आपका एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ ऐसा डिवीजन होगा, यह हार्ट शेप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हार्ट शेप में जब परिवर्तित हो जाएगा तो मतलब ये भी हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो हार्ट शेप का भी हो जाता है आगे चल के। अब इसमें जो ऊपर एपिकल सेल है, पूरी एपिकल सेल की बात करेंगे, यह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एम्ब्रियो की एपिकल सेल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉटिलीडन का निर्माण हो गया है, 2 कॉटिलीडन बन गए हैं, एक कॉटिलीडन ये है और दूसरा कॉटिलीडन ये है। तो यहाँ पे 2 कॉटिलीडन का निर्माण हो गया है। इसमें सबसे बाहर की तरफ डर्मेटोजन सेल पाई जाती है। फिर उसके बाद इस डर्मेटोजन सेल के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम पेरिब्लेम कहेंगे, डर्मेटोजन। फिर उसके बाद पेरिब्लेम, डर्मेटोजन के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम पेरिब्लेम कहेंगे, और पेरिब्लेम के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लीरोम कहेंगे। इनका जो कार्य होता है उसे हम जब एक चैप्टर है आप में पादपों की आंतरिक संरचना, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम डर्मेटोजन और ये पेरिब्लेम और सबसे अंदर प्लीरोम पाया जाता है। डर्मेटोजन जो बाह्य त्वचा होती है किसी भी तने की, उसका निर्माण करता है, और पेरिब्लेम जो होता है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, और प्लीरोम जो है वास्कुलर बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि ये अब 16 सेल स्टेज के बाद एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद अब जो यहाँ पे जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें 2 कॉटिलीडन होते हैं, और साथ ही साथ एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल 3 पार्ट में बढ़ जाती है। सबसे बाहर की तरफ डर्मेटोजन, उसके बाद पेरिब्लेम, और सबसे अंदर की तरफ प्लीरोम पाया जाता है। डर्मेटोजन बाह्य त्वचा का निर्माण करता है किसी भी पादप में, और पेरिब्लेम कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। प्लीरोम जो है वो वास्कुलर बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। इसका आगे का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होता है। इसका जो आगे का डेवलपमेंट है कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा ओव्यूल है, कोई भी ओव्यूल, तो हम यहाँ पर जो ओव्यूल बना रहे हैं, ये जिस प्लांट में साइंटिस्ट ने खोजा था, एक कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट का ओव्यूल है, और यह इसमें क्या होता है कि कैम्पाइलोट्रापस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, इसमें कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में। तो ये डाइकाट प्लांट का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। आगे जो डेवलपमेंट है मोनोकाट में भी होता है और डाइकाट में भी होता है। तो ये जो हम यहाँ पर ओव्यूल बना रहे हैं, एक कैम्पाइलोट्रापस टाइप का ओव्यूल है। इस ओव्यूल का ये माइक्रोपाइल है, और इस माइक्रोपाइल से ही ये संरचना जो जुड़ी हुई है, जिसे हम क्या कहेंगे, हस्टोरिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पाई जा रही सस्पेंसर सेल, और ये सस्पेंसर सेल, फिर उसके बाद इसका निर्माण कुछ ऐसा हो जा रहा है।
ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। ये बाद में हार्सू शेप का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। अब इस संरचना में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग से इलेबरेट करके बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे आपको। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये आपका सस्पेंसर सेल है, ठीक है, ये क्या है, सस्पेंसर सेल है, और ये उसका हस्टोरिया है, हाइपोफाइसिस, और ये जो है ऐसी संरचना आप देखे होंगे या बुक में आपके बना होगा कहीं भी। एक सेकेंड, चित्र को थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ऐसा कुछ होता है। ये जो है ये इसके दोनों कॉटिलीडन है। ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन है, ये दोनों कॉटिलीडन है। यहाँ पर प्लूम्यूल पाया जा रहा है। ये क्या है, प्लूम्यूल है। ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, रेडिकल है, ठीक है। अब इस रेडिकल में ये सस्पेंसर सेल है और ये हस्टोरिया है, ठीक है। इसमें दो रीजन पाया जा रहा है, इस एपिकल सेल में दो रीजन, क्योंकि यहीं पे हमने आपको बताया था, यहीं पे इसमें एक क्या है, इपीबेसल सेल है और दूसरी हाइपोबेसल सेल है। तो इपीबेसल सेल से इपीकोटाइल और हाइपोबेसल सेल से हाइपोकोटाइल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें ये वाला जो है ये क्या है, हाइपोकोट, यहाँ पे जहां पर ये दोनों कॉटिलीडन आपस में जुड़ते हैं, है ना, उसको हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। जहां पर दोनों कॉटिलीडन आपस में जुड़ते हैं उसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। और कॉटिलिडनरी नोड एक ऐसी स्लाइड तो समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संरचना है, कोई भी यहाँ पर द्विबीजपत्री सीड का हम निर्माण की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, द्विबीजपत्री सीड का। तो मान लेते हैं कि ये कोई कॉटिलीडन है। अब इस कॉटिलीडन में जहां पर दोनों कॉटिलीडन आपस में जुड़ रहे हैं, दो कॉटिलीडन है, दोनों कॉटिलीडन जहां पर आपस में जुड़ रहे हैं, ये संरचना, इसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, कॉटिलिडनरी नोड कहेंगे, नोड। अब इस कॉटिलिडनरी नोड के, अब यहाँ पर ये जो है ये प्लूम्यूल है और ये क्या है, रेडिकल है, ठीक है। ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल। कॉटिलिडनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो कॉटिलीडन पाया जाता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। कॉटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो कॉटिलीडन पाया जाता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, ठीक। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडनरी के और प्लूम्यूल के बीच में जो कॉटिलीडन पाया जाता है उसे हम एपिकोटाइल, और उसके बाद यहाँ पर जो उसके कॉटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो पाया जाता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक चित्र के द्वारा आपको फाइनल स्ट्रक्चर हम बना के दिखाएंगे कि अब ओव्यूल कैसा दिखेगा। मान लेते हैं कि ये पूरा आपका कोई भी ओवरी है, कोई भी ओवरी है, ठीक है, ये कोई भी ओवरी है। अब जो ओवरी है इसमें जो ओव्यूल पाया जा रहा है, जो भी ओव्यूल पाया जा रहा है वो ओव्यूल कैसा है, और ओव्यूल जो है कैम्पाइलोट्रापस टाइप का पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है, कैम्पाइलोट्रापस टाइप का ओव्यूल इसमें पाया जा रहा है। अब कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल में
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चित्र मिट गया है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल जो है वो लगभग इनाट्रापस ओव्यूल के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि इसका जो क्या है एम्ब्रियो है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा सा कर्व शेप हो जाता है। तो इसमें जो इसके कॉटिलीडन बन रहे हैं, इसमें जो इसके कॉटिलीडन बन रहे हैं, अब इसके कॉटिलीडन जो है, ये कॉटिलीडन है इनके एपिकल सेल के, एपिकल सेल ये कॉटिलीडन है, ये रेडिकल है, ठीक है। और ये जो है सस्पेंसर सेल है, क्या है, सस्पेंसर सेल है, ये हाइपोफाइसिस है जो आगे चलकर रूट नोड का निर्माण करेगी। आपको फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह से पूरा का पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। आप एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो चीजें छूटी रहेंगी उसको हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को युग्मकोद्भवन कहते हैं। मतलब भ्रूण का निर्माण जब युग्मक से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे या भ्रूणोद्भवन कहते हैं। जब भ्रूण पोष बनना प्रारंभ हो जाता है तब युग्मनज से समसूत्री विभाजन होता है और प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। हम एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं। जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू होता है उसके साथ ही साथ, जैसे ये है, अब यहाँ पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो पाया जा रहा है उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। पहले जाइगोट से फिर उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। अब एक जो एम्ब्रियो है जब डेवलपमेंट होता है तो उस पहले शुरुआत में वह गोलाकार, फिर हृदयाकार और फिर उसके बाद एक या दो बीज पत्र वाला हो जाता है और यहाँ पर घोड़े के नाल जैसी संरचना भी बन जाती है। जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उसमें एक बीज पत्र टाइप का होता है और जो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं उसमें द्विबीज पत्र टाइप का हो जाता है। तो पुष्पी पादपों में द्विबीज पत्र या एक बीज पत्री पादपों में भ्रूण का विकास अलग अलग होता है, जिसमें से अभी जो हमने देखा वो द्विबीज पत्री टाइप का भ्रूण का विकास रहा है। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन सबसे पहले हेंस्टी नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, पूरा नाम उसका है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट में किया था, ठीक है। इसमें युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं, अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब यह है कि ऐसा डिवीजन, ठीक, दो कोशिकाएं बनाता है। बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को आधारी सेल तथा निभाग की ओर मतलब चलाजा की तरफ स्थित कोशिका को हम एपिकल सेल या अग्रस्थ कोशिका कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि आधारी कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिका युक्त लंबी संरचना, ऐसा जो आगे चलकर सस्पेंसर सेल बनाती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हाइपोफाइसिस और नीचे हास्टोरिया का निर्माण होता है, जिसे लंबी संरचना बनाती है, जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर, ये सबसे नीचे वाली यहाँ ये वाली, जिसे इसको ऊपरी से कोशिका कहा जा रहा है, फूलकर चूस्कांग का कार्य करती है, हास्टोरिया। यही हास्टोरिया जो होता है एंडोस्पर्म में धंस जाता है और पोषण प्रदान करता रहता है एम्ब्रियो को, ठीक है। हास्टोरिया का कार्य करता तथा अंतिम कोशिका स्फीतिका हाइपोफाइसिस का निर्माण करती। अब यहाँ पर ये जो है यही आगे चल के रूट कैप का निर्माण करता है, ठीक है, कहलाती है। जो मूल गोप का मतलब है रूट कैप का निर्माण करती है, ठीक है।
आगे इसमें दिया गया है कि अग्रस्थ कोशिका में पहला उदग्र विभाजन होने से उदग्र विभाजन का मतलब ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने से दो कोशिकाएं बनती है। इसी दौरान अग्रस्थ कोशिका की दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन, ऐसा विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 भ्रूणी कोशिका का निर्माण कर देता है। ये 4 सेल स्टेज में पहुंच चुकी है। ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब इसमें पुनः से डिवीजन की प्रक्रिया होगी जिससे ये 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएंगी, जिससे ये किसमें 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएंगी, है ना, 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएंगे। विभाजित होकर 8 कोशिकाओं या अष्टांशक बनाती हैं। इसमें से हाइपोफाइसिस की ओर वाली 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल, ये पूरी हाइपोबेसल, ये हाइपोबेसल, ठीक है, क्या है ये हाइपोबेसल है, 1 2 3 4, ये हाइपोबेसल हाइपोबेसल तथा आगे की 4 कोशिकाएं इपीबेसल, ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं ये पूरी ये इपीबेसल कहलाती हैं। हाइपोबेसल कोशिका से मूलांकुर या इपिकोटाइल व अधोबीजपत्र हाइपोकोटाइल तथा एपीबेसल कोशिका से प्रांकुर ट्यूम्यूल बीजपत्र बनते हैं। इसमें शायद थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्या, हमें लग रहा है। हाइपोबेसल कोशिकाओं से मूलांकुर व, ठीक, सही है, सही। हाइपोबेसल कोशिकाओं से जो हाइपोबेसल सेल है इनसे क्या होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है और उसके बाद ये एपीबेसल सेल जो होती हैं उससे प्रांकुर का निर्माण होता है। ये प्रांकुर का मतलब प्लूम्यूल और मूलांकुर का मतलब रेडिकल, ठीक, रेडिकल का निर्माण होता है। आगे है एपीबेसल कोशिकाओं से प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। भ्रूण वृद्धि के साथ हृदयाकार हो जाता है। लास्ट में जब डेवलपमेंट पूरा हो गया था तो उसके साथ साथ आपका पूरा भ्रूण कैसा हो गया था, हृदयाकार हो जाता है, जिसकी 2 पालियों से बीजपत्र बनते हैं। अब इसकी जो 2 पालियां रही हैं कुछ ऐसी डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देती हैं, 2 बीजपत्र बना देती हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे भी वही चीजें जो अभी आपने पढ़ा है, सेम वही चीजें हैं। ये पूरा एक व्यवसायक है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। अब ये जाइगोट, निषेचन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर जाइगोट बन चुका है, ठीक है। अब जो जाइगोट बना हुआ है, जो जाइगोट इसमें बना हुआ है, तो जाइगोट के बनने के बाद यहाँ पर डिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ये जाइगोट है, जाइगोट में पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। अब ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। अब इस ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद पहला डिवीजन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फिर 4 सेल स्टेज में जा रहा है, ठीक है। ये 4 सेल स्टेज, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल हुआ है, 4 सेल स्टेज में जा रहा है। और आगे के डिवीजन की प्रक्रिया जो है, अब ये 4 से 8 सेल स्टेज में हुआ है, 8 से 16 सेल स्टेज में ग्लोब्यूलर संरचना बनी है और ये लेट ग्लोब्यूलर है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह हार्ट शेप में परिवर्तित हो गया है, जिसमें 2 कोटिलीडन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, ठीक है, ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है। यहाँ पे 2 कोटिलीडन पूरी तरह से विकसित हो गए हैं। अब ये आपका द्विबीजपत्री डेवलपमेंट लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें चित्र, दूसरा चित्र है, इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा है जाइगोट में डिवीजन की प्रक्रिया, एक टर्मिनल सेल, दूसरा बेसल सेल। तो यहाँ पे जो टर्मिनल सेल है वो चलाजा की तरफ है और बेसल सेल माइक्रोपाइल की तरफ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 सेल स्टेज में आता है। अब फिर 4 सेल स्टेज में जब आता है तो यहाँ पे जो डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें ये डिवीजन की प्रक्रिया में यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ऊपर की जो सेल है एपिकल सेल जो है उसमें
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंसर की सेल जो है इसमें कैसा डिवीजन हो रहा है, केवल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे बाद में 6 से 10 सेल स्टेज में बदल जाती हैं। और सबसे नीचे की सेल सस्पेंसर सेल, और इसकी पहली सेल जो है वो क्या है, हास्टोरिया, जो आगे चल के क्या बनाती है, नहीं सॉरी हाइपोफाइसिस, जो आगे चल के रूट कैप का निर्माण करती है। और इसका जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल 4 सेल स्टेज में, फिर उसके बाद 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज में ग्लोब्यूलर संरचना बनती है। और फिर उसके बाद यह हार्ट शेप होता है, सेम प्रोसेस, फिर इसमें दो कॉटिलीडन का निर्माण हो जाता है। अब 2 कॉटिलीडन निर्माण होने के बाद अब यहाँ पे ये रेडिकल है और ये इसका प्लूम्यूल है, 2 कॉटिलीडन है। हाँ, एक बात बताना हम भूल गए थे, जब आपका ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस तरह से हो जाता है तो इसको हम टॉर्पीडो स्टेज कहते हैं। ठीक है, आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है, वो पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है तो उसे हम टॉर्पीडो स्टेज कहेंगे। और ये इस टाइम पर टॉर्पीडो स्टेज में ये काफी ज्यादा इसमें विभज्योतक ऊतक काफी एक्टिव होते हैं। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी का चित्र है। एनसीईआरटी के चित्र में इस तरह से संरचना दी गई है, और इसमें जैसे ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोसाइक है जिसमें डेवलपमेंट की ये युग्मक है, फिर डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती जा रही है। और ये कैसा है, टॉर्पीडो स्टेज, हार्ट शेप, ग्लोब्यूलर हार्ट शेप और टॉर्पीडो स्टेज आ जाता है। फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसमें क्या है कि ये क्या है, कॉटिलीडन है। ठीक है, ये कॉटिलीडन है, 2 कॉटिलीडन इसमें बने हुए हैं। ये प्रांकुर है, 2 बीजपत्र हैं, बीजपत्र पत्राधार, मूलांकुर, मूलगोप वही हाइपोफाइसिस जो है वो मूलगोप का निर्माण करती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। थैंक यू।